वाई स्टेप। द नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1859 में हुआ था और सबसे फेमस इनका नॉवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज ए हिस्टोरिकल नॉवल है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आना ही है। दो सिटीज की जो बात की गई है, टेल मीन्स क्या है, कहानी है, और टू सिटीज दो शहरों की, तो दो शहर कौन कौन से हैं, एक इसमें पेरिस है और दूसरा लंदन है, तो दोनों सिटीज को ध्यान में रखना है। ये नॉवल है, दिस नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स, 3 बुक्स में डिवाइडेड है। बुक फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड करके है। तो तीनों बुक्स कौन कौन सी हैं, एक बुक है आपकी रिकॉल्ड टू लाइफ है, जो कि नीचे मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये देखिए, दीज आर द इम्पोर्टेंट की नोट्स। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी उनकी फर्स्ट बुक है, कौन सी उनकी सेकंड बुक है और कौन सी उनकी थर्ड बुक है। तो फर्स्ट बुक का नाम है रिकॉल्ड टू लाइफ है, बुक सेकंड का नाम है द गोल्डन थ्रेड है, एंड द थर्ड का नाम है द ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म है। सो दीज आर द 3 बुक्स ऑफ दिस नॉवल। अब यहाँ पे द नॉवल डील्स क्या करता है, कंप्लीट जो नॉवल है उसमें बताया गया है इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो हुआ था उसकी पूरी डिटेल इसमें दी गई है, उससे रिलेटेड है क्योंकि हिस्टोरिकल नॉवल है तो ये सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। द नॉवेल्स मैन एक्शंस जो होती हैं 1775 से स्टार्ट होती हैं विद डॉक्टर मैनेट्स रिटर्न टू इंग्लैंड, जब लौटती हैं उससे। तो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं थोड़ा सा आप लोगों को माइंड में सेट करना चाहूंगी। पहली चीज तो ये है, पब्लिकेशन डेट है, ठीक है, 1859 में आया था, ओके। लेकिन इसकी जो सेटिंग है, यानी कि जो इसकी 2 सिटीज है पेरिस एंड लंदन, इनके बीच में जो भी आपकी प्लेस पड़ रहे हैं उनको भी माइंड में सेट करना पड़ेगा। जैसे आपका एक डॉवर नाम की जगह इसमें मेंशन की गई है, उसको भी माइंड में रखना पड़ेगा। तो एक तो प्लेस को मेंशन, जो मेन चीज है उसको याद रखना है। दूसरा इसमें जो ईयर डिस्क्राइब की गई है उन ईयर को भी माइंड में रखना है। मीन्स ये नॉवल जो है 1775 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में 5 ईयर का इसमें गैप दिखा दिया गया है और अगेन ये जो नॉवल फिर स्टार्ट होगा ना 1780 पर हो जाकर होगा, ठीक है। इसके बाद में फिर इसमें गैपिंग कर दिया गया है और इसके बाद में ये नॉवल जो 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसकी डिटेल इसमें दी गई है। तो ये 3 स्टेप में इन चीजों को माइंड में सेट करना है आप लोगों को। होता है और वो बहुत ही फेमस लाइनों से, द नॉवल से विद द पॉपुलर लाइन्स कौन सी हैं इसमें, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, जितनी भी इनकी लाइन्स हैं, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, season of life is, it was the season of darkness। देखिए सब में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं पूरे में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो आपका नॉवल स्टार्ट हो रहा है उनकी ये लाइनें हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्स्ट लाइन से, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स था एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। यहाँ से ये एग्जामिनेशन में पूछी गई है और पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो सबसे लास्ट लाइन है उनको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, फॉर गुड आर फॉर evil इन द सुपरलेटिव डिग्री आर द कंपैरिजन ओनली। तो इन दोनों लाइनों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। कैरेक्टर्स की बात कर स्टार्ट होती है, एक तो है सिडनी कार्टन, जो कि आप कह सकते हैं इसमें कि एक हीरो ही है, मैं भी हीरो ही इनको मानूंगी। अक्यूट माइंडेड व्हाट डिप्रेस इंग्लिश बैरिस्टर है। स्टार्टिंग में इन्होंने काफी ज्यादा कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा काम नहीं किया है, बट फाइनली जब आप नॉवल जब इनका फिनिश होगा तब आप देखेंगे कि पूरा नॉवल जो है वो इनको एक तरीके से ट्रिब्यूट कर देती हैं ये सारी चीजों को। इसके बाद में लूसी मैनेट है, आइडियल प्री विक्टोरियन लेडी है, तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर डिस्क्राइब किया गया है लूसी मैनेट का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में करेक्टर आते हैं, चार्ल्स डार्नी है, फ्रेंच, अ यंग फ्रेंच नॉवल है,
डिकेंस के जितनी भी कैरेक्टर्स हैं, अगर मैंने कल भी ये चीज बोली थी, जितनी भी कैरेक्टर्स हैं अगर हम उनको ध्यान से समझते हैं, पढ़ते हैं, स्टोरी को थीम में रखते हैं, तो कैरेक्टर्स भी आराम से याद हो जाते हैं। और उनके कैरेक्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स होते ही इतने मार्वलस हैं, माइंड ब्लोइंग है, कि कुछ ना कुछ आपके माइंड में इम्प्रेशन अपना छोड़ के जाते हैं। तो उनके कैरेक्टर से एक क्वेश्चन आता ही है। अलेक्जेंडर मैनेट है, जिसको इन शॉर्ट में डॉक्टर मैनेट के नाम से बोला जाता है, जो कि लूसी के फादर हैं। केप्ट एज अ प्रिजनर इन बेस्टेल्स फॉर 18 years, मैडम थीरीज आर वेंसफुल। अच्छा, यहाँ पे इनको बेस्टेल्स जो एक प्रिजन है, वहां पे इनको 18 ईयर के लिए इनको रखा गया है, डॉक्टर मैनेट को। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो करेक्टर है मैडम, जो है आपकी, जिनको मैडम डिफार्ड्स बोला गया है, मिस्टर डिफार्ड्स और मैडम डिफार्ड्स है। ठीक है, दोनों हैं। इनका पूरा नाम है मैडम थियर्स वेंसफुल डिफार्ड्स, एक फीमेल रेवोल्यूशनरी है। यानी कि इनका जो करेक्टर है, ध्यान से सुनिएगा जब आप स्टोरी पढ़ेंगे, कि इनका जो करेक्टर है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा है, बट लास्ट में जाके वो एक रेवेंसफुल हो जाता है। वो रेवेंस लेती हैं, क्यों लेती हैं, किससे लेती हैं, जब हम नॉवल पढ़ेंगे तब पता लगेगा। एक फीमेल रेवोल्यूशनरी है, यानी कि जो रेवोल्यूशन फ्रेंच का हुआ था उसमें ये इनका मेन लीड ये कर रही होती हैं, ये और इनके हस्बैंड। मिस प्रोज, ये भी इम्पोर्टेंट करेक्टर है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। मिस प्रोज का तो पूछा ही गया है, मैंने ये पहले भी बोला है कि इससे एक क्वेश्चन आना ही है। ये जो मिस प्रोज हैं, ये जो लूसी मैनेट है उनकी गवर्नेस है। सिंस लूसी वॉज 10 years ओल्ड, जब लूसी 10 ईयर की थी तब से ये उनकी जो है गवर्नेंस है। और ये एट लास्ट में ये अपना जो भी एक फेथफुल जो एक गवर्नेंस है उनका ये परिचय भी देती हैं। ठीक है, ये थे करेक्टर्स। तो इनको ये बार और हैं, थोड़े माइनर करेक्टर हैं, बट वी आर डिस्कसिंग द मेन करेक्टर जिससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिडनी कार्टन है, लूसी मैनेट है, चार्ल्स डार्नी है, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट है, जिनको डॉक्टर मैनेट के नाम से जाना जाता है। देन इसके बाद में है मैडम डिफार्ड्स, उनके मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ड्स के नाम से, एंड मिस प्रोज है ये। The plot of the novel. The story is set in London and Paris in the year 1775, just before and during the French Revolutions. तो ये एक तो ये पॉइंट याद रखना, लंदन एंड पेरिस की सेटिंग है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1775 से इसकी स्टार्टिंग है। नाउ वी विल डिस्कस बुक, जो भी 3 पार्ट्स अभी स्टार्ट, ये जो आपके 3 पार्ट्स हैं, अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप में पढ़ेंगे कि इन तीनों बुक में एक्चुअल में है क्या। क्योंकि आप जो भी आप देखेंगे इसके अ टेल ऑफ टू सिटीज के बारे में, तो आपको 3 ये जो है इनकी समरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, यानी कि इनके बारे में क्या है इन अंदर इन बुक्स में। अपर अपर चीज तो आपको मिल जाएगी, बट अंदर की जो थीम है, मेन जो चीज है जिससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, वो चीज इन्हीं तीनों बुक के अंदर आपको प्रेजेंट होगी। बुक फर्स्ट में, द ईयर 1775 was a time when social evils had played before both France and England। यहाँ पर 1775 के बीच में जिसने चार्ल्स डिकेंस के जितने भी नॉवेल्स हैं, तो उसमें सोशल इवल्स, सोशल कंडीशंस, प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, एजुकेशन, ये सारी चीजें ही रिफ्लेक्ट होती हैं। तो एट दैट टाइम में 1775 में ये सारी चीजें भी उनकी सोसाइटी में प्रेजेंट थी। स्टोरी आपकी शुरू होती है जेरी क्रंचर से, माइनर कैरेक्टर है, स्टार्टिंग में बस इतना ही इसका रोल है, इस वजह से मैंने करेक्टर में इसको रिफ्लेक्ट नहीं किया है, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑफ दिस कैरेक्टर जेरी क्रंचर एंड एम्प्लॉय है टेल्सन बैंक में। इस बैंकों को याद रखना है। अब आपके माइनर थीम के साथ साथ में जो माइनर माइनर क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला तो यही है, जेरी क्रंचर है जो एक एम्प्लॉय है, और वो किस कहाँ पे एम्प्लॉय है? जो टेल्सन बैंक है, वो बैंक कहाँ पे है? इन लंदन में। स्टॉप्स द डॉवर मेल कोच विद एन अर्जेंट मैसेज फॉर जार्विस लॉरी। अब वो क्या करता है
कि एक मेल लेके आ रहा है, मेल कोच लेके आ रहा है, स्टॉप हो जाता है कहाँ पे, लंदन में ही एक जगह है डॉवर नाम की। तो वहां पर वो एक मेल कोच, एक अर्जेंट उसको मैसेज मिलता है, तो वो अपनी गाड़ी को रोक देता है। अर्जेंट मैसेज किसका मिलता है? जार्विस लॉरी का, जिसको हम मिस्टर लॉरी के नाम से जानते हैं। अब ये मिस्टर लॉरी कौन है? वन ऑफ द बैंक्स बैंक्स मैनेजर। अब ये बैंक कौन सी है? बैंक की जो मैनेजर है ये टेल्सन बैंक जो है इनकी ये मैनेजर है, ठीक है। तो ये गाड़ियां जाती है ना वहां पे बैंक वालों की, तो ये वहां पे उनको एक मैसेज के थ्रू में रुकवा देती हैं। ही टेल्स लॉरी टू वेट एट ही टेल्स लॉरी से कहती हैं, यानी कि जो क्रंचन है उनको मैसेज मिलता है, तो वो बताती हैं लॉरी को टू वेट एट डॉवर में फॉर अ यंग वोमन, एंड लॉरी सेंड जेरी बैक विद द क्रिप्ट वर्ड। कहती हैं कि एक लेडी आने वाली है, एक लेडी आएगी, तो उसके लिए आपको वेट करना है। तो ये जो जेरी है वो कहती है ओके, तो ये एक शब्द बोलती है रिकॉल्ड टू लाइफ, इसका मतलब है जीवन की वापसी, ठीक है। अब वो इन्होंने क्यों कहा है उसका मैंने रीजन ये है कि एट डॉवर में लॉरी मीट्स लूसी मैनेट से मिलती हैं। लूसी मैनेट से, अब इन शब्दों का यानी कि रिकॉल्ड टू लाइफ का बड़ा गहन मतलब है, और वो आगे जब पढ़ेंगे तो उसको क्लियर उन्होंने किया है। एट डॉवर लॉरी मीट्स लूसी मैनेट से मिलती हैं। लूसी मैनेट ऊपर बताइए, शी इज द हीरोइन ऑफ दिस नॉवल, अ यंग ऑर्फन हुज फादर वंस अ फेमस डॉक्टर whom she supposed to be dead, ठीक है। तो लूसी को ये लगता था, क्योंकि 18 ईयर के लिए उनके फादर को बेस्टाइल में प्रिजन में डाल दिया गया था, तो उसको ये लगता है कि वो शायद उसके फादर डेड हो चुके हैं। बट उसको अब ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब उसके फादर जो हैं वो जिंदा हैं, तो वही है जीवन की वापसी। हैज बीन डिस्कवर्ड इन फ्रांस में उनको डिस्कवर्ड कर लिया गया है। लॉरी गाइड्स लूसी टू पेरिस वेयर दे मीट डिफर्स। अब ये लॉरी बताता है, लूसी को बताता है कि पेरिस में ही चलने के लिए, वेयर दी मीट डिफार्ड्स। डिफार्ड्स कौन थे? अब ध्यान से सुनिएगा। पहले ये बहुत अच्छे करेक्टर थे डिफार्ज, मिस्टर और मिसेस डिफार्ज अच्छे करेक्टर थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि ये डॉक्टर जो मैनेट हैं, अलेक्जेंडर जो मैनेट डॉक्टर हैं, इनके यहाँ पर ये सर्वेंट का काम करती थी, तो अच्छा करेक्टर थे। बट धीरे धीरे आप जानेंगे कि इन्होंने ही पूरे नॉवल में ये ही रेवेंज लेना चाहते हैं। किस किस से? लूसी से, मैनेट से, ठीक है। क्यों लेना चाहते हैं वो आगे भी पता लगेगा। हु हैज केप्ट मैनेट सेफ इन गैरेट, जिन्होंने डॉक्टर मैनेट को, ठीक है। अब ये क्या करने लगे, पहले तो उनके यहाँ पे फॉर्मर सर्वेंट थे डिफार्ड्स, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, ये वाइन की शॉप अपनी इन्होंने ओपन कर ली, और वाइन की शॉप में जो इनकी एक कह सकते हैं गैरेट, गैरेट मीन्स ऊपर का जो रूम था खाली, जिसको हम अटारी भी कह सकते हैं, तो वहां पे सीक्रेट फॉर्म में मैनेट को सेफली वहां पे रख दिया था, ताकि कोई भी इनको ढूंढ ना पाए, ठीक है। अलेक्जेंडर मैनेट ये कौन है? अ फ्रेंच फिजिशियन है। तो सो कीप इन माइंड दिस इज ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, फ्रेंच फिजिशियन थे। Who has been released from Bastille after an 18 years imprisonment, now spend all his time making shoes। वहां पे अब उनका टाइम कैसे स्पेंड होता, तो वहां पर शूज बनाने का काम करने लगे थे, ठीक है, 18 ईयर पर। और अब इनको कहाँ पे, इन्होंने किसको, किसके यहाँ पे ये है, ये जो मिस्टर और मिसेस डिफार्ड्स हैं, जो उनके प्रीवियस सर्वेंट थे, उनके यहाँ पे उनकी जो गैरेट यानी कि जो एटारी टाइप में वहां पे इनको रखा गया था। अब वहां पे रखा गया था, तो अब लूसी अपने फादर से मिलने आई है यहाँ पर, ठीक है। ये बुक आपकी फर्स्ट थी जो कि खत्म हुई, ठीक है। अब हम आते हैं, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड बुक में क्या होता है। सेकेंड बुक का नाम है द गोल्डन थ्रेड। इन द ईयर 1780, मैंने बोला था ना 5 ईयर का गैपिंग है, ठीक है। तो 1780 में अब हम चलते हैं। इमिग्रेटेड चार्ल्स डार्नी। अब यहाँ पे एक करेक्टर की एंट्री है, एक करेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम है चार्ल्स डार्नी है, ठीक है। और वो कौन है चार्ल्स डार्नी, आपको बताया गया था अगेंस्ट Charles Darnley is accused of treason against the English crown,
हुआ ये था कि चार्ल्स डार्नी जो था वो रहने वाला था पेरिस का, ठीक है, बट अब वो रहने लगा था यहाँ पे लंदन में। तो उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ था कि शायद वो स्पाई है और इसी वजह से विदाउट एनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रह रहा है। और वो अपना सरनेम भी क्या लगाए हुए है, डार्नी लगाए हुए है, ठीक है। अब ये जो डार्नी लगाए हुए इसका भी बहुत आगे चल के रोल होगा। अब ये जो इनके ऊपर ये केस लगाया गया है और इस केस को हैंडल करने वाले कौन है, मिस्टर स्टेरवर, इस डार्नीज लॉयर हैं, ये इनका केस लड़ रहे हैं, ठीक है। डार्नीज लॉयर टेल्स दैट हिज कलीग इन कोर्ट सिडनी कार्टन लुक वेरी सिमिलर टू द प्रिजनर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिडनी कार्टन जो है, ठीक है, जो आपको इंग्लिश बैरिस्टर बताया गया था वो, और चार्ल्स डार्नी, ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का फेस सिमिलर है, यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, ठीक है। तो इसी का ये लोग फायदा भी उठाएंगे। सिमिलर टू द प्रिजनर से है, तो इसी की वजह से डार्नी को छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हुआ ये था कि वो केस जो लड़ते हैं तो केस में जहां पर भी प्रूफ और विटनेस की जरूरत पड़ती थी तो वहां पे सिडनी गार्डन जाके खड़े हो जाते थे। तो इसकी वजह से ये पहला केस तो ये लोग जीत जाते हैं और ये वहां से उनको मुक्त कर दिया गया पहले तो। अब लूसी एंड डॉक्टर मैनेट ऑब्जर्व द कोर्ट प्रोसीडिंग। इसके बाद में लूसी और डॉक्टर मैनेट अभी ये ठीक हो गए हैं, डॉक्टर मैनेट की अभी तबीयत ठीक है क्योंकि वहां पे इनको फिट्स वगैरह भी आने लगी थी, तो अभी तो ये ठीक है। पहले अपनी बेटी को जब ये जाते हैं, जब इनकी बेटी को, एक सीन यहाँ पे और भी है इवेंट में आपको वो भी डिस्कस करना चाहूंगी कि जब ये अपनी बेटी को देखते हैं तो अपनी बेटी को नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि भाई 18 ईयर का काफी गैपिंग था, नहीं पहचान पाती हैं। वो काफी याद दिलाती है लेकिन डॉक्टर मैनेट को नहीं याद आता है। तब फिर धीरे धीरे करके डॉक्टर मैनेट जब अपनी बेटी की आईज को देखते हैं, उसकी गोल्डन हेयर को देखते हैं, तब उनको समझ में आता है, तब वो अपनी बेटी को पहचान पाते हैं, ठीक है। इन पेरिस में क्या हुआ है, इन पेरिस फ्रांस में द क्रूअल मार्क्यूज एवरीमोंट ट्रैप्स हिज कैरियर्स केयरलेसली किलिंग अ चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी बुक सेकंड जो है ना, इसमें टू स्टेप में कहानी, टू इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। टू इवेंट्स क्या हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। एक इवेंट से तो हुआ है आपका, एक इवेंट से तो आपका हुआ है जब ये चार्ल्स डार्नी का जो केस था, ये इनके जो एडवोकेट हैं मिस्टर स्टीरवर और सिडनी कार्टन, इनके उसमें मैटर में डिस्कस किया गया, ठीक है। दूसरा, इसके बाद में यहाँ पे एक दूसरी इवेंट हुआ है, वो क्या था कि एक इन फ्रांस में, अभी वो लंदन की सेटिंग थी वो दिखाई गई, अब फ्रांस में पेरिस की सेटिंग है, वहां पे दिखाया गया है इनके अंकल हैं। किसके अंकल हैं? चार्ल्स डार्नी के ये अंकल हैं मार्क्यूज एवरेमोंट, ठीक है। वो एक दिन अपनी गाड़ी से बड़ी शान के साथ में जा रहे होते हैं, जिस तरह से गाड़ी में BWD से अपने जा रहे थे आराम से, इतने में ही एक छोटा सा बच्चा उनकी गाड़ी से आया और उन्होंने देखा नहीं और वो बच्चा वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है, मार देते हैं उस बच्चे को। बट उन्हें इस चीज पे कोई भी रिग्रेट नहीं होता और इवन वो क्या करते हैं, शोज नो रिग्रेट एंड थ्रो अ कॉइंस टू द चाइल्ड्स फॉर द गेस्पर्ड। और इसके साथ में एक गोल्ड का कॉइन, यहाँ पे जो कॉइन है ये गोल्ड का कॉइन फेंकते हैं ये दिखाने के लिए दैट आई एम रिच। अब यहाँ पर जो टोटल जो थीम दिखाई गई है इस नॉवल की, वो अमीर और गरीब के बीच की ही थीम दिखाई गई है। इसी वजह से यहाँ पे जो एक कंफ्लिक्ट हुआ है, मेन जो कंफ्लिक्ट हुआ है उसका मैंने रीजन जो सोशल इवल्स में उतने टाइम में जो अरिस्टोक्रेटिक के बीच में जो चीजें फेमस थी वही सारी रिफ्लेक्ट यहाँ पे की है। तो क्या करती हैं, इनके फादर के सामने, गेस्पार्ड के सामने एक कॉइन, गोल्ड कॉइन फेंक देती हैं कंपेंशनेट फॉर हिज लॉस, क्षति के लिए। बट व्हेन द मर्क्यूज, इसको याद रखिएगा कैरेक्टर को, ट्रैप्स ऑन द कॉइन्स इन कैरियस, मर्क्यूज हरीज होम टू हिज चेट्स फ्लंग बैक इनटू मैनर। और जैसे ही वो घर में पहुंचता है तो क्या देखता है,
where he waits for his nephew Darny from England। तो वो अपने डार्नी को ये सारी चीजें बताता है। डार्नी कौन? चार्ल्स डार्नी को, ठीक है। अच्छा, डार्नी यहाँ पे जो आया हुआ था, तो डार्नी यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ में अपने रिलेशंस को तोड़ने आया हुआ था, क्योंकि डार्नी बिलोंग जरूर करता है एक स्टेब्लिश फैमिली से, बहुत बिलोंग करता है, बट वो इसका पार्ट नहीं होना चाहता है कि मैं अमीर और गरीब में मैं भेद करूं। ये चीज वो नहीं मानता है, और इसी वजह से वो यहाँ पे ये करने के लिए आया था कि मैं, मेरा जो सरनेम है जो सेंट एवरेमोंड जो मेरा सरनेम है, मैं उसको नहीं एडॉप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना डार्नी ही नेम यहाँ पे लगाऊंगा। तो यही मेडन नेम है डी और नीज करके, जिसका मतलब डार्नी है, तो वही वो अप्लाई भी करता है अपने ऊपर। अब क्या होता है, इतने ही टाइम में मर्क्यूज जो उनके अंकल थे अपने आराम से लेटे हुए थे, तो वही वो उस बच्चे के फादर जिसको ये मार के आया था, वो आते हैं और उसको मार देते हैं। किसको? इनके अंकल अंकल को। He avoids capture for nearly a year, but is ultimately hanged in the nearby blaze. The murderer has left a note signed with the nickname adopted by the फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जैक, ठीक है। और उसके बाद में मरने से पहले जो मर्डरर्स होता है वो एक नोट छोड़ के जाता है जैक के नाम से, ठीक है। यहाँ पे अब इसके बाद में ऑलमोस्ट अ ईयर हैज पास्ट, अब एक साल बीत जाता है। उस साल में अब क्या होता है, डार्नी आस्क मैनेट फॉर परमिशन टू मैरी लूसी, कि मुझे लूसी से शादी करनी है। ये परमिशन लेता है डॉक्टर मैनेट से। अब यहाँ पे उसने ये रिवील नहीं किया हुआ है कि मैं जो एवरवेंड जो है उस फैमिली से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। ये बहुत प्लस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि उसने भी ये रिवील नहीं किया। ये देख लीजिए, जो एवरेमोंड ये जो है फैमिली इस्टेब्लिश, जो रिच फैमिली है, अभी उसने ये ओपन नहीं किया है कि मैं इस फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वो परमिशन लेता है मैरिज की, बट सून फाइंड आउट दैट शी कैन नॉट लव हिम इन रिटर्न। डार्नी रिक्वेस्ट डॉक्टर मैनेट फॉर हिज परमिशन टू मैरी लूसी एंड ही एग्री। एग्री भी हो जाती है, मैरिज होती है बैक। अच्छा, यहाँ पे अब ये पॉइंट ये भी था कि लूसी के पीछे तीन लोग पड़े हुए थे शादी के लिए। कौन कौन से थे? एक तो सिडनी कार्टन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग ध्यान रखिए अब, क्योंकि शादी की बात हुई है इसकी वजह से। एक तो कार्टन है जो कि हीरो ही है, ठीक है। वो भी लूसी से बहुत प्यार करता है, और वो तो सीरियसली मैं तो मान सकती हूँ कि वो सीरियसली बहुत प्यार करता है, और उसने इसी चीज को प्रूफ भी किया। दूसरा कौन था? दूसरी इनकी जो वकील थी स्टीयरवर, वो भी इनसे प्यार करती हैं, ठीक है। और तीसरा तो ये चार्ल्स डार्नी, ये है ही, ये तो करता ही है प्यार, ठीक है। तो तीनों करती हैं, बट लूसी से इसकी जो मैरिज होती है वो किससे होती है? चार्ल्स डार्नी से इनकी मैरिज हो जाती है। बैक इन लंदन वापस आ जाती हैं डार्नी ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज वेडिंग। अब यहाँ पे जब इनकी मैरिज होती तब वो रिवील करता है अपनी आइडेंटिटी को, दैट आई एम नॉट डार्नी, आई एम एक्चुअली एवरी मॉन्ड, फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। अब इतना सुनते ही दैट नाइट मैनेट मीन्स डॉक्टर मैनेट गोज बैक टू हिज ओवेसिस ऑफ शू मेकिंग, यानी कि वही फिट टाइप में इनको आने लगता है, वो पागल से हो जाते हैं। ये सुनते ही उनका दिमाग खराब हो जाता है, और अगेन वो उन्होंने जो 18 ईयर शू मेकिंग वाला काम किया है वही वो फिर से स्टार्ट कर देती हैं। और आफ्टर 9 डे आते हैं ये सारी चीजें होने के बाद में। इसके बाद में ये दोनों लोग जो हैं, लूसी हैं और चार्ल्स डार्नी हैं, अपनी हनीमून के लिए चली जाती हैं। As the year passed, Lucy and Charles raised a family in England, a son who dies in childhood। एक बेटा भी होता है जो कि खत्म हो जाता है, कहाँ पे? इंग्लैंड में। एंड अ डॉक्टर लिटिल लूसी, ठीक है, ये जिंदा रहती है। Laurie finds a second home with them. Upon Darnay return, Carton pays him a visit and asks for his friendship. Darnay assures Carton that he is always welcome in their home। इसको पता था चार्ल्स डार्नी को कि कार्टन जो है लूसी को लाइक करता है,
बट उसने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग अपनी फ्रेंडशिप उसकी वो हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड अभी मैंने बुक डिस्क्राइब की है। बाकी की जो रिमेनिंग बुक है, जो भी मैटर है थर्ड बुक का, जो इसको अभी मैं एक पॉइंट में और फिनिश करके बाकी का ये जो थर्ड बुक है ना, इसको मैं कल कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। अब ये बताइए, आप लोगों को समझ में आया?